चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपने आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। तो कैबिनेट ने 22,919 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों का विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के विनिर्माण हेतु एक मजबूत परिवेश तैयार करना, घरेलू मूल्य संवर्धन विकसित करना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना। इस योजना की मुख्य विशेषताएं देखते हैं तो ये अलग अलग श्रेणी के पुर्जों के लिए विशिष्ट अक्षमताओं को दूर करने हेतु भारतीय विनिर्माताओं को अलग अलग प्रोत्साहन प्रदान करेगी। लक्षित खंडों में सब असेंबली, बेयर पुर्जे आदि शामिल होंगे। अवधि है 1 वर्ष की, जेस्टेशन अवधि के साथ 6 वर्ष। तो प्रोत्साहन के एक हिस्से का भुगतान रोजगार लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का महत्व तो रणनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त सहयोग के तहत भारत की पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह सैन्य हार्डवेयर में उपयोग के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के 89.8 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात का आधे से अधिक हिस्सा चीन और हांगकांग से खरीदा गया है। ये आंकड़े विविधीकरण और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विनिर्माण की आवश्यकता को उजागर करते हैं। आर्थिक तो निर्यात वृद्धि। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 के 0.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 20% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर 2.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है। घरेलू उत्पादन में वृद्धि तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 17% से अधिक CAGR पर 9.52 लाख करोड़ रुपए हो गया। अब अगली न्यूज देखते हैं हमारी, जो है केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने लोकसभा में भारतीय पतन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। तो यह विधेयक औपनिवेशिक काल के भारतीय पतन अधिनियम 1908 का स्थान लेगा, जो काफी पुराना हो चुका है। विधेयक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं तो भारत में पतनों से संबंधित कानूनों को सरल बनाना, एकीकृत पतन विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना तथा देश की विस्तृत तटरेखा का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। भारतीय पत्तन विधेयक 2025 के मुख्य प्रावधान और विशेषताएं जानते हैं तो ये मौजूदा एवं नए पत्तनों, नौगम्य नदियों, पत्तनों की सीमाओं के भीतर जहाजों तथा पत्तनों के जल का उपयोग करने वाले विमानों पर लागू होगा। समुद्री राज्य विकास परिषद तो केंद्र सरकार द्वारा समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना तो राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए SMBS की स्थापना की जाएगी। SMBS पतन संचालन से संबंधित राज्य के सभी ऋण अनुबंध और दायित्वों को अपने पास रखेंगे। विवाद समाधान समिति तो पत्तनों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए राज्य सरकार द्वारा DRCS गठित की जाएगी। विधेयक के तहत जिन मामलों के निपटारे का अधिकार DRC को दिया गया है, सिविल न्यायालयों को उन विवादों के निपटारे से बाहर रखा गया है। पतन अधिकारियों की नियुक्ति तो इसमें संरक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं, जो पतन परिचालनों की देखरेख करेंगे, कानूनों को लागू करेंगे, सुरक्षा का प्रबंधन करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संभालेंगे। सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण तो पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे MARPOL 1973, ब्लास्ट, जल प्रबंधन कन्वेंशन 2004 आदि के अनुसार पोत अपशिष्ट के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मेगा पोर्ट तो केंद्र सरकार विशिष्ट मानदंडों के आधार पर महापत्तनों और गैर महापत्तनों को मेगा पोर्ट के रूप में वर्गीकृत कर सकती है। देखते हैं पतन गवर्नेंस संरचना तो समुद्री राज्य विकास परिषद, इसके कार्य जानते हैं तो कानूनी और नीतिगत सुधारों की सिफारिश करना, पतन प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय पतन विकास पर सलाह देना और डेटा प्रबंधन दिशा निर्देश जारी करना। राज्य समुद्री बोर्ड तो इसके कार्य क्या है तो पतन कार्यों का पर्यवेक्षण करना, पतन अवसंरचना का विकास करना, नौवहन और शुल्कों को विनियमित करना और पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करना। ठीक है, अब बात करेंगे इसी के साथ अगली न्यूज की हमारी, जो है म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता भेजी। तो यह भूकंप पिछले 2 वर्षों में सबसे शक्तिशाली था। यह भूकंप धरातल पर 10 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न हुआ था। कम गहराई के कारण इसके तेज झटके महसूस किए गए, क्योंकि भूकंप के उद्गम केंद्र से तरंगों के रूप में ऊर्जा धरातल पर जल्दी पहुंच जाती है। भूकंप का अधिकेंद्र मांडले से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित था। भूकंप आने का कारण क्या था तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, तो यह भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग के कारण उत्पन्न हुआ था। सागैंग फोल्ट के विषय में देखते हैं तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर म्यांमार से होकर गुजरता है तथा भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के बीच सीमा बनाता है।
विशेषता क्या है, तो ये विश्व के सबसे लंबे और सक्रिय स्ट्राइक सिल्क फॉल्ट्स में से एक है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। विवर्तनिक गति, तो भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर यानी यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है। इस वजह से सागैंग फोल्ड पर तनाव उत्पन्न हो रहा है। फोल्ड के विषय में देखते हैं, तो भूपर पट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं, जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं। इन फोल्ड प्लेन्स के साथ होने वाली हलचल से संचित तनाव निकलता है, जिससे भूकंप आते हैं। फोल्ड यानी भ्रंश और उसके प्रकार देखते हैं। नॉर्मल फोल्ड की बात करें तो यह तब बनता है जब फोल्ड के ऊपर की चट्टान नीचे की चट्टान के सापेक्ष नीचे की ओर खिसकती है। उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी और बेसिन। फिर रिवर्स फोल्ड, तो इसमें फोल्ड प्लेन के ऊपर स्थित चट्टान का ब्लॉक और ऊपर की ओर हो जाता है। ऐसा संपीड़न के कारण अभिसरण सीमाओं पर होता है। उदाहरण के लिए रॉकी पर्वत और हिमालय पर्वत। स्ट्राइक सिल्क फॉल्ट, तो यह तब बनता है जब दो प्लेट क्षैतिज रूप से एक दूसरे से आगे बढ़ती हैं। इसमें बहुत कम लंबवत विस्थापन होता है। उदाहरण के लिए अनातोलिया फोल्ट और तुर्की। ट्रांसफॉर्म फोल्ट, तो यह एक प्रकार का स्ट्राइक सिल्क फोल्ट है जो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच सीमा बनाता है। उदाहरण के लिए सैन एंड्रियास फोल्ट, कैलिफोर्निया। ठीक है, ये बात की हमने फोल्ट और उसके प्रकारों की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीशों को नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, भले ही की गई टिप्पणियां उन्हें पसंद न हो। इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को यह याद दिलाया कि अलोकप्रिय राय व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी एफआईआर के मामले में आया है। सांसद पर यह आरोप लगाया गया था कि उनकी टिप्पणियों से समुदाय के बीच शत्रुता फैली है। यह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153 के तहत दंडनीय अपराध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि धारा 153 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने के लिए समुदायों के बीच इरादतन घृणा फैलाने का आरोप साबित करना आवश्यक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 उन कृत्यों या अभिव्यक्तियों को दंडित करती है जो धर्म, नस्ल, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच घृणा या वैमनस्यता को भड़काते हैं। इस धारा का उद्देश्य समाज में शांति बनाए रखना है। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। इस मूल अधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं, जैसे स्वतंत्र रूप से अपनी राय और विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने और साझा करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता है, और सरकार और लोक प्रसिद्ध व्यक्तियों की आलोचना करने का अधिकार आदि। हालांकि अनुच्छेद 19(2) के तहत उपयुक्त स्वतंत्रता पर निम्नलिखित मामलों में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना या मानहानि और अपराध के लिए उकसाने से संबंधित मामले। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, तो के अब्बास बनाम भारत संघ 1970, किसी फिल्म के प्रभाव का मूल्यांकन सामान्य दर्शकों पर उसके समग्र प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है। मंजर सईद खान एवं पेट्रिशिया मुखिम बनाम मेघालय राज्य 2021, तो आईपीसी की धारा 153(a) के तहत अपराध साबित करने के लिए मेंस रिया यानी अपराध की मंशा का होना आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अगली न्यूज़ की, जो है IUCN के अनुसार कवक की 1000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। तो IUCN द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कृषि और शहरी क्षेत्रों के तेजी से विकास ने कवक के प्रवासों को नष्ट कर दिया है। इसके कारण 279 कवक प्रजातियों के समक्ष विलुप्त होने का जोखिम उत्पन्न हो गया है। इस प्रेस विज्ञप्ति में बताए गए मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो सूची में शामिल कवक प्रजातियों की संख्या 1300 तक पहुंच गई है। इनमें से कम 411 विलुप्त होने की कगार पर है। जलवायु परिवर्तन, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वनाग्नि संबंधी पैटर्न ने 50 से अधिक कवक प्रजातियों को खतरे में डाल दिया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सियरा नेवादा के वनों में अब देवदार के वृक्षों का प्रभुत्व है। प्रदूषण, तो खेती में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में मौजूद अमोनिया के कारण 91 कवक प्रजातियां खतरे में है। प्रवास की क्षति, तो प्रवास की क्षति और शहरी विस्तार के कारण 279 कवक प्रजातियां खतरे में है। कवक के विषय में देखते हैं, तो कवक एक प्रकार का यूकेरियोटिक सजीव है, अर्थात इनकी कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक और नाभिक या केंद्रक होते हैं। यद्यपि पहले इन्हें वनस्पति जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, फिर भी इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। इसका कारण यह है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। कवक कोशिका भित्ति में काइटिन होता है, जबकि पादप कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है।
पोषक तत्वों का अवशोषण, तो कवक बाह्य रूप से कार्बनिक पदार्थ को पचाते हैं और फिर उसे अवशोषित करते हैं, जबकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लाइकेन सजीविता, तो लाइकेन कवक और एक कोशिकीय शैवाल या साइनोबैक्टीरिया से बने मिश्रित सजीव होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में कवक की भूमिका, तो कवक कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं तथा पादपों के साथ सहजीवी अस्तित्व बनाते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ऐसे कवक की पहचान की है जो सिंथेटिक प्लास्टिक को नष्ट या अपघटित कर सकता है। कवक के अन्य लाभ, तो खाद्य उद्योग में किण्वन, बेकिंग आदि में उपयोग किया जाता है। कुछ प्रजातियों में ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें निकालकर स्टेटिन नामक दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। यह दवा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करती है। बात करेंगे वन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक। तो लोकसभा ने समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 पारित किया। इसका उद्देश्य है समझने में आसानी के लिए प्रावधानों की भाषा को सरल बनाना। यह भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम 1925 का स्थान लेगा। यह भारत के एक पतन से भारत के किसी अन्य पतन या विश्व के किसी अन्य पतन तक माल के परिवहन से संबंधित उत्तरदायित्व, दायित्व, अधिकारों और उन्मुक्तियों को स्थापित करता है। यह अगस्त 1924 के इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू बिल्स ऑफ लैंडिंग यानी हेग नियम तथा उसके बाद के संशोधनों के अनुरूप है। फिर नेक्स्ट है बॉन्ड प्रतिफल। तो विदेशी निवेश और नीतिगत बदलावों के बीच वित्त वर्ष 2025 में भारतीय बॉन्ड प्रतिफल में भारी गिरावट आई। परिभाषा देखते हैं इसकी। तो बॉन्ड निवेशक द्वारा उधारकर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए नियमित ब्याज भुगतान में के बदले में दिया जाने वाला ऋण है। इसके विषय में देखते हैं बॉन्ड प्रतिफल के। तो यह उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच एक अनुबंध या ऋण सुरक्षा है। इसमें एक उधारकर्ता एक ऋणदाता को भविष्य की तिथि पर मूल राशि चुकाने का वादा करता है, साथ ही आवधिक ब्याज भुगतान यानी कूपन भी करता है। बॉन्ड के मूल्य और बॉन्ड प्रतिफल के बीच संबंध, तो जब बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रतिफल कम हो जाता है और जब बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं तो प्रतिफल बढ़ता है। यदि बाजार ब्याज दरें बढ़ती हैं तो नए बॉन्ड्स पर अधिक प्रतिफल प्रदान किया जाता है, जिससे कम प्रतिफल वाले मौजूदा बॉन्ड्स कम आकर्षक हो जाते हैं। इससे मौजूदा बॉन्ड्स की कीमतों में गिरावट आती है, जिससे उनका प्रतिफल बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है FPV सशस्त्र ड्रोन। तो हाल ही में भारतीय थल सेना ने फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से मेजर सेफ चेतन ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। इसके विषय में देखते हैं प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो हमला करने की सटीक क्षमता, यह दुश्मन के बंकरों, वाहनों और छोटी प्रणालियों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। पायलट नियंत्रित ट्रिगर, तो इसमें ट्रिगर को केवल रेडियो कंट्रोलर के माध्यम से एक्टिवेट किया जाता है। इससे समय पूर्व विस्फोट का जोखिम न्यूनतम हो जाता है। रियल टाइम में पेलोड की निगरानी, तो बेहतर सटीकता के लिए ऑपरेटर FPV गॉगल्स के माध्यम से पेलोड की लाइव स्थिति जान सकते हैं। सामरिक महत्व, तो स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी, इससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी। लागत प्रभावी हथियार, तो यह कम लागत पर युद्ध क्षेत्र में सटीक हमला करने का विकल्प प्रदान करता है। फिर देखते हैं युद्ध अभ्यास इंद्र 2025। तो इस युद्ध अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। यह भारत और रूस की सेनाओं के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है जो 2003 से शुरू हुआ था। यह युद्ध अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पतन आधारित चरण चेन्नई में और बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण। भागीदारी, तो रूसी संघ के नौसेना पोत पेचंगा रेजकी और अल्दार तिस्सेडेंजापो तथा भारतीय नौसेना के पोत राणा कुथारवे समुद्री गश्ती विमान P-8L शामिल हुए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत 4 लेन एक्सिस कंट्रोल्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी दी। इसके विषय में देखते हैं। तो यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सड़क निर्माण जैसी अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में किया जाता है। निर्माण के दौरान परियोजना लागत का 40% सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है तथा शेष 60% निजी विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाता है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत निजी विकासकर्ता समय के साथ सरकार द्वारा निर्धारित एन्युटी भुगतान के माध्यम से लागत को वसूल करता है। अन्य मॉडल्स की तुलना में इसके लाभ, तो संतुलित जोखिम साझाकरण, निजी विकासकर्ताओं के लिए सुनिश्चित रिटर्न आदि। फिर नेक्स्ट है फोटोनिक चिप। भारत सरकार अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग के लिए फोटोनिक चिप अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। एक फोटोनिक चिप एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की तरह होती है, हालांकि यह विद्युत की जगह प्रकाश का उपयोग करती है। इसमें रजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स के बजाय वेवगाइड्स, लेजर व पोलराइजर जैसे ऑप्टिकल घटक होते हैं। महत्व है अल्ट्रा हाई स्पीड, हाई बैंडविड्थ
और बेहतर ऊर्जा दक्षता के साथ डेटा संचारित कर सकती हैं। ये बहुत कम हीट उत्पन्न करती है और विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होती हैं। ये चिप्स 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर जैसे नए अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट है तिस्ता नदी। तो बांग्लादेश ने तिस्ता नदी व्यापक प्रबंधन एवं पुनरुद्धार परियोजना में चीन की भागीदारी का स्वागत किया। इसके विषय में देखते हैं। सिक्किम में छोम्बो छू के रूप में हिमनदीय झील खांगचुंग छू से निकलती है। यह झील पोहुनरी चोटी से उतरने वाले तिस्ता खांग से ग्लेशियर के मुहाने पर स्थित है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां, तो बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं लाचुंग छू, रंगपो छू, चाकुंग छू आदि। दाएं तट की सहायक नदियां रंगीत नदी। तिस्ता संधि 2011 में एक मसौदा समझौते का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अनुसार शुष्क मौसम के दौरान भारत को तिस्ता का 42.5% तथा बांग्लादेश को 37.5% जल आवंटित करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि पश्चिम बंगाल की आपत्तियों के कारण इस समझौते के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जीन बैंक। तो केंद्र सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की। इसका उद्देश्य भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख क्रोप यानी फसल जर्म प्लाज्म का संरक्षण करना है। पहला एनजीबी 1996 में नई दिल्ली स्थित ICAR राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में स्थापित किया गया था। जीन बैंक के विषय में, तो जीन बैंक ऐसे जैव भंडार होते हैं जहां पादपों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की अनुवांशिक सामग्री को संरक्षित किया जाता है। इनका उद्देश्य जैव विविधता को बचाना और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। जीन बैंक के विषय में, तो सीड बैंक जैसे स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे, फील्ड जीन बैंक प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित पादपों का संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन बैंक तो उत्तक भ्रूण और कोशिकाओं को संरक्षित करने के लिए, पोलन और DNA बैंक। भारत में अन्य जीन बैंक, तो पशु जीन बैंक ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो हरियाणा, माइक्रोबियल जीन बैंक ICAR राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्म ब्यूरो उत्तर प्रदेश। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है दक्षिण कोरिया, राजधानी है सियोल। तो वर्तमान में दक्षिण कोरिया अपनी अब तक की सबसे भीषण वनाग्नि की घटना का सामना कर रहा है। इसके विषय में देखते हैं। अवस्थिति पूर्वी एशिया, सीमाएं उत्तर में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया, पूर्व में पूर्वी सागर जापान सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और पश्चिम में पीला सागर से लगती है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। भौगोलिक विशेषताएं, तो पर्वत पूर्वी तट पर ताइबेक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी है जेजू द्वीप पर विलुप्त ज्वालामुखी माउंट हल्ला 1950 मीटर। द्वीप जेजू द्वीप यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। यह कोरिया जलदमरू मध्य में स्थित है। नदियां हैं हान नदी, नागडोंग नदी आदि। तो ये बात की हमने दक्षिण कोरिया की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।